कक्षा 11 में पहला अध्याय रसायन के मूल कुछ अवधारणा में भाग 4 में पढ़ेंगे आज रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण क्या है ध्यान देंगे और इस पर जो है कुछ सवाल भी हम अध्ययन करेंगे। रासायनिक समीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद को संकेत या प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, तो ऐसे समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब रासायनिक समीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद को संकेत या प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, तो ऐसे समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे NaCl प्लस H2SO4 ये रिएक्शन होगा, ये दोनों अभिकारक हैं। ये अभिकारक है तो इनको संकेत और प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किए हैं और इससे जो बनेगा उत्पाद Na2SO4 प्लस H2HCl। अब ये ध्यान देंगे कि इसमें ये समीकरण जो है संतुलित नहीं है, इसलिए इसको संतुलित करेंगे। यहाँ सोडियम की संख्या 1 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दिए। क्लोरीन की संख्या भी 2 हो गया और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 हो गया, यहाँ पर जो है 2 करेंगे। तो रासायनिक समीकरण मतलब है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद को संकेत और प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया जाए, तो ऐसे समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ध्यान देंगे इसमें कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिधर अभिकारक और उत्पाद में अणु, परमाणु और आयनों की संख्या यदि समान होती है, तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि बाईं तरफ और दाईं तरफ परमाणु, अणु और आयनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, तो ऐसे समीकरण को हम जो है संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण की कुछ बातें ध्यान देंगे। रासायनिक समीकरण की कुछ बातें ध्यान देंगे इसमें। रासायनिक समीकरण की जो है निम्नलिखित बातें हैं। पहला कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक से जो उत्पाद बनते हैं उनकी मात्रा जो होती है निश्चित होती है। मतलब रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक से उत्पाद बनते हैं उनकी जो है मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है। नंबर 2, रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के बीच की जो मात्राओं के अनुपात जो होता है, मात्रा का जो अनुपात होता है, उसको जो है स्टाइकोमेट्री या उसके जो है अनुपात को जो है स्टाइकोमेट्री गुणांक कहते हैं। स्टाइकोमेट्री गुणांक क्या है ध्यान देंगे। स्टाइकोमेट्री गुणांक ऐसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद अभिकारक से उत्पाद बनता है। अभिकारक और उत्पाद की जो मात्रा का संबंध होता है उसी को हम जो है स्टाइकोमेट्री कहते हैं, और उनके बीच में जो संबंध होता है उसी को हम बोलेंगे स्टाइकोमेट्री गुणांक बोलते हैं। तीसरा नंबर ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की जितनी मात्रा अभिक्रिया करती है उतना ही क्या बनता है, उत्पाद बनता है। नंबर 3, रासायनिक अभिक्रिया में जितना अभिकारक की मात्रा अभिक्रिया करेगा उतना ही क्या बनता है, उत्पाद बनता है। नंबर 4, एवोगैड्रो के नियम के अनुसार जो है किसी भी गैस का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है। एवोगैड्रो के नियम के अनुसार एनटीपी पर किसी भी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो हम रासायनिक समीकरण की कुछ मुख्य बातें ध्यान देंगे। पहला है कि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक से उत्पाद बनते हैं। दूसरा, अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो संबंध होता है, मात्रा का जो संबंध होता है उसको
स्टाइकोमेट्री, और उनके बीच जो गुणांक पाया जाता है उसको हम स्टाइकोमेट्री गुणांक कहते हैं। नंबर 3, जिस मात्रा में अभिकारक जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उतना ही क्या बनता है, उत्पाद बनता है। नंबर 4, गैद्रो के नियम के अनुसार एनटीपी पर किसी भी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न से पहले हम पढ़ेंगे सीमित अभिक्रमक किसे कहते हैं। सीमित अभिक्रमक, सीमित अभिक्रमक, सीमित अभिक्रमक क्या होता है ये ध्यान देंगे। अभिकारक की वह मात्रा जो उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करती है। अभिकारक की वह मात्रा, अभिकारक किसी भी अभिक्रिया में, अभिकारक की वह मात्रा, जो उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करती है उसे सीमांत या सीमित अभिक्रमक कहते हैं। सीमित अभिक्रमक कहते हैं। जैसे में हम देखेंगे कि मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की वह मात्रा जो उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करती है उसे हम सीमित अभिक्रमक कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड के विलयन को जब हम सिल्वर क्लोराइड के विलयन में को जो है हम बेरिलियम सल्फेट के विलयन के साथ जब गर्म करते हैं तो सिल्वर सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड बनता है। अभी ध्यान देंगे कि इसका 2 मोल और इसका जो है 1 मोल, 3 मोल जो है अभिकारक मिलकर जो है कितना बनाते हैं, यहाँ पर 2Ag एक और जो है आपका AgCl AgSO4 प्लस जो है BaCl2। मतलब ये सब जो है क्या है, सीमांत अभिक्रमक। मतलब ये डिपेंड किस पर करता है। जैसे AgCl की जो है ये 2 मोल हम लेकर बेरिलियम सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, सिल्वर सल्फेट बनता है और बेरिलियम क्लोराइड बनता है। तो मतलब इसकी मात्रा निर्भर करती है किस पर, मतलब कि अभिकारक की जो मात्रा होती है वह डिसाइड करती है किसको करने के लिए, उत्पाद बनाने के लिए। इसीलिए बताया गया है कि सीमित अभिक्रमक वह होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की जो मात्रा होगी वही उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करे। तो ऐसे अभिक्रमक को हम क्या कहते हैं, सीमित अभिक्रमक कहते हैं। जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड के 2 मोल को जब बेरिलियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त होता है। अब इसके बाद इसी पर जो है कुछ सलूशन हम देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया पर जो है कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया पर कुछ गणनाएं हैं, यहाँ कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है ये कि पहला प्रश्न है 2.45 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कितना ग्राम ऑक्सीजन गैस की मात्रा, पोटेशियम 2.45 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कितना ऑक्सीजन गैस की मात्रा प्राप्त होती है एनटीपी पर ऑक्सीजन गैस का आयतन
क्या होगा। ये प्रश्न हमारा है रासायनिक अभिक्रिया पर कि 2.45 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कितना ऑक्सीजन गैस की मात्रा प्राप्त होती है। एनटीपी पर ऑक्सीजन गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब रासायनिक समीकरण पर प्रश्न हो तो सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण जो है बनाते हैं। तो पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र है KClO3। इसको यदि हम गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में। अभी संतुलित नहीं तो इसको संतुलित कर देते हैं। अब ये जो है संतुलित हो गया। अब इसकी मात्रा निकालते हैं कि कितना ग्राम अभिकारक जो है, कितना ग्राम जो है ऑक्सीजन गैस को बना रहा है। तो अब पोटेशियम क्लोरेट का जब हम अणुभार निकालते हैं तो पोटेशियम का होता है 39 + 35.5 + 16 या 48। यहाँ 2 का गुणा कर देंगे 0.5 17 22 2 ये हो जाएगा 10 2 12 में 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 245। मतलब 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को यदि हम गर्म करते हैं तो हमें कितना ऑक्सीजन गैस की मात्रा प्राप्त होती है। 3 × 32 96 ग्राम ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो एनटीपी पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा हो जाएगा। एनटीपी पर ऑक्सीजन का आयतन होगा, कितना होगा। ये जब किसी भी गैस के 1 मोल का होता है एनटीपी पर आयतन जो है 22.4, तो जो है 3 मोल यहाँ पर है, 3 का गुणा कर देंगे 22.4 लीटर। ये इतना हो गया। फिर इसके बाद अब हम इसकी पहली मात्रा निकालते हैं। कैसे मात्रा निकालेंगे कि पोटेशियम क्लोरेट के 245 ग्राम को हमने ले लिया तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है, क्यों ऑक्सीजन का ही ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का निकालना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा 96 ग्राम है और एनटीपी पर इसका आयतन जो है 3 × 22.4 लीटर है। अब हम ध्यान देंगे कि चूँकि 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा ये हो जाएगा 96 ग्राम। तो चूँकि 1 ग्राम पर निकालेंगे तो 96/245। और इसी तरह 2.45 ग्राम का निकालेंगे तो 96 × 245 ये गुणा कर देंगे 24.4। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 0.01 आएगा। अब इसको हमने कर देंगे तो 0.96 ग्राम 96 ग्राम जो है ये क्या हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा हो गई। ये ऑक्सीजन की मात्रा, इतना ग्राम जो है ऑक्सीजन हमें क्या प्राप्त हुआ, जो है ऑक्सीजन गैस की मात्रा प्राप्त हुई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। तो ध्यान देंगे एनटीपी पर निकालना है। तो एनटीपी पर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एनटीपी पर ऑक्सीजन गैस, एनटीपी पर ऑक्सीजन गैस का आयतन कितने ग्राम में, 245 ग्राम में। ये हो जाएगा 3 × 22.4 कितने ग्राम में है, 245 ग्राम में। हमें निकालना है 2.45 का। अब इसका कर देंगे तो 0.01। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 22.4 × 3 का 12 6 1 7 6। यहाँ हो गया 6.2 × 0.01 पे हो जाएगा 0.3 अंक पर ml। 0.2 और 1 3 हो गया। ये हो गया एनटीपी पर हम जो है ऑक्सीजन गैस का आयतन निकालें। इस सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एनटीपी पर आयतन हो जाएगा 3 × 22.4 क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर
3 ग्राम है, इसमें 3 × 22.4 कितने ग्राम में है? 245 ग्राम में है। निकालना हमें कितना है? 2.45 ग्राम। तो इसका मल्टीप्लाई करके हम इसका एनटीपी का आयतन 6.72 ml निकाल लिए और इसकी मात्रा जो है कितना है? 1.96 ग्राम आ गया। अब इसी तरह जो है आपका एक और प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है इसी पर। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न दूसरा है 7.96 ग्राम कॉपर ऑक्साइड 5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म करने पर जल की कितनी मात्रा प्राप्त होती है और जल के मोलों की जल में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न और है इसमें कि 7.95 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म करने पर जल की कितनी मात्रा प्राप्त होगी और जल में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। और जल में उपस्थित अणुओं की संख्या, तो सबसे पहले हम देंगे क्यूप्रस ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया कराते हैं तो कॉपर धातु प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो अब कॉपर का जो है 63.5 है और ऑक्सीजन का 16, तो हो जाएगा 79.5 ग्राम। तो जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर कितना 18 ग्राम जो है क्या प्राप्त होता है? हमें जल प्राप्त होता है। तो चूँकि यहाँ ध्यान देंगे, चूँकि 79.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को गर्म करने पर जल की मात्रा 18 ग्राम है। अब इतने ग्राम में 18 ग्राम प्राप्त हुआ, क्योंकि 1 ग्राम पर 18/79.5 ग्राम, चूँकि 7.95 ग्राम पर 18 × 7.95 मल्टीप्लाई 7.95 0.1 मतलब 1.8 ग्राम। ये जो है जल की मात्रा प्राप्त हो गई 1.8 ग्राम। अब हमें निकालना है जल में अणुओं की संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये तो हम मात्रा निकाल लिए। दूसरा जो है इसका निकालना है अणुओं की संख्या। तो सबसे पहले हम इसके मोलों की संख्या निकाल लेंगे। जब तक मोल की संख्या नहीं निकलेगी तब तक हम अणुओं की संख्या को या परमाणुओं की संख्या को नहीं बता सकते। इसलिए जल में मोलों की संख्या बराबर जो है भार बटे अणु भार। तो जल के मोलों की भार कितना है? 1.8 ग्राम और जल का अणु भार होता है 18, तो 0.1 मतलब 0.1 मोल है। तब हम यहाँ कर देंगे कि जल के 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या 6.23 × 10⁻23 कण। 1 मोल में इतने कण जो है उपस्थित होते हैं, तो 0.1 में हमें निकालना है। 0.1 में निकालना है तो सबसे पहले जल के और मोलों की संख्या को भार बटे अणु भार, क्योंकि ये भार निकाले थे 1.8 और जल का अणु भार 18 मतलब 0.1। तो जल के 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या इतना हो गया। चूँकि 0.1 मोल जल में उपस्थित अणुओं की संख्या, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। संख्या 6.23 × 10⁻23 मल्टीप्लाई 0.1, ये आ गया 6.023 × 10⁻22 कण। इतने जो है कण जो है 1
0.1 मोल में उपस्थित है। तो इस तरह के यदि सवाल रहेंगे तो सबसे पहले हम जो है भार निकाल लेते हैं, मात्रा निकालने के बाद मोलों की संख्या का जो पहले हम पहले वीडियो में बताए थे जो है निकालने के लिए मोलों की संख्या निकालने के बाद जो आता है उसका जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर जो है अगले वीडियो में जो है बताया जाएगा।